वेलकम टू यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस। आई एम उषा। इस वीडियो में हम बीए सेकंड सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट को पढ़ेंगे। मैंने इस वीडियो में पूरी यूनिट फर्स्ट को कवर किया है। जैसा कि हमें ये टाइटल दिखाई दे रहा है, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, पोइट्री के रूप। फॉर्म्स मीन्स होते हैं रूप, और पोइट्री मीन्स होता है एक तरह से काव्य। ठीक है, तो पोएट्री के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैंने यूनिट फर्स्ट को पूरी को बहुत अच्छे से डीप एंड वाइड एक्सप्लेन किया हुआ है, और मैं आपसे दावा करती हूँ कि यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और बहुत ही मेहनत से मैंने आपके लिए ये नोट्स तैयार किए हैं, तो बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। जैसा कि हमें टाइटल दिखाई दे रहा है, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। ठीक है, पोएट्री के रूप। जिस तरह से आपने हिंदी में काव्य की फॉर्म्स रूप होते हैं, दोहा, सोरठा, चौपाई, बरवे, रोला, इंद्रभद्रा, ये होते हैं ना, इसी तरह से पोएट्री में भी फॉर्म्स होती हैं, रूप होते हैं। ठीक है, तो वैसे तो हमारी पोएट्री में, चलो हम आगे बताते हैं आपको। देखो, ये है हमारी, हाँ, देयर आर पढ़ेंगे। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, सम ऑफ देम आर एस। देयर आर वेरियस, वेरियस मीन्स होती बहुत सारी, फॉर्म्स मीन्स रूप ऑफ पोएट्री। पोएट्री के बहुत सारे रूप होते हैं, लेकिन सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, आर एस, इस प्रकार है। मतलब पोएट्री के बहुत सारे रूप होते हैं, लेकिन हमारे सेकंड सेमेस्टर में ये हमारी 9 फॉर्म्स ही प्रेस्क्राइब्ड है, ये दिखाई दे रही हैं हमें। हाँ, तो आप थोड़ा-सा अभी रनिंग में इसको देख लीजिएगा। मैंने अंदर इनको डीप एंड वाइड एक्सप्लेन किया है, और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने पाएगा। देखो, तो जैसे फर्स्ट हमें दिखाई दे रहा है, फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारी, द सोनेट। सोनेट होती है, हिंदी में दिखा है हमने, 14 पंक्तियों का संगीत या गीत। 14 लाइन की पोएम को क्या कहते हैं, सोनेट कहते हैं। सेकंड है हमारा द इलेजी। इलेजी होता है एक शोक गीत। थर्ड है हमारा तीसरा द ओड। ओड होता है एक छोटा गीत या संबोधन गीत। फोर है हमारा द एपिक। एपिक होता है वीर चरित्र वर्णन या महाकाव्य कोई। ठीक है। फाइव है हमारा द बैलेड। बैलेड होता है एक बिरहा गीत या आल्हा। आल्हा जो गांव में देखा होगा आपने, आल्हा गाए जाते थे पहले, अब तो नहीं। नेक्स्ट है हमारा सिक्स द लिरिक। लिरिक होता है गायन के रूप में गाई जाने वाली कविता, गायन के रूप की कविता मतलब। अगला नेक्स्ट है हमारा 8 ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है नाटकीय भाषण। नेक्स्ट है हमारा 8, सॉरी 8 अब आया है, 7 था ये वाला, कोई दिक्कत नहीं। एलिगरी। एलिगरी होता है एक प्रतीक कथा या रूपक कथा। यहाँ थोड़ा हटा लेते हैं डी रिकॉर्डर को। देखो, इसको देख रहे थे ना। हाँ, ड्रामेटिक मोनोलॉग समझ में आ गया क्या होता है, नाटकीय भाषण होता है। और 8 है हमारा फॉर्म एलिगोरी। एलिगोरी होती है प्रतीक कथा या रूपक कथा। और 9 है हमारा फ्री वर्स। फ्री वर्स होती है रिक्त पंक्तियां। इस तरह से हमारी 9 फॉर्म्स ऑफ पोएट्री प्रेस्क्राइब्ड हैं बीए सेकंड सेमेस्टर में। तो अब चलते हैं, सबसे पहले देखो हमने आपको इस तरह से ये लिखा है। तो सबसे पहले हमने चर्चा की है सोनेट की, है ना, तो सोनेट को ही हम सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है। हम्म, अब फर्स्ट है हमारा द सोनेट। सोनेट क्या होता है समझेंगे थोड़ा सा। द सोनेट इज ए शॉर्ट लिरिकल पोएम ऑफ 14 लाइन्स। सोनेट क्या है, एक शॉर्ट लिरिकल पोएम होती है, लयबद्ध कविता होती है, 14 लाइन्स, 14 लाइन की। द वर्ड सोनेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड सोनेटो। जो सोनेट शब्द है वो सोनेटो शब्द से लिया गया है। ड्राइव्ड मीन्स लिया गया है।
द वर्ड मीन्स शब्द सोनेटो इज ड्राइव्ड मीन्स लिया गया है, आया है फ्रॉम द वर्ड सोनेटो। इट मीन्स ए लिटिल स्टेंस, इसका मतलब होता है एक छोटा सा खिंचाव, तनाव। सोनेट इज ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोएट्री। सोनेट क्या है? पोएट्री की पॉपुलर फॉर्म है, एक प्रसिद्ध रूप है। इट हैड ओरिजिनेटेड इन इटली, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? इटली में हुई। ठीक है, ध्यान रखेंगे सोनेट की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? इटली में। ऑप्शनल में पूछा जा सकता है। इन लेटर हाफ ऑफ द 13th सेंचुरी, और 13वीं शताब्दी के अंत में इट इज, आगे देखेंगे। हम्म, ठीक है, कब? इट हैड ओरिजिनेटेड इटली इन द लेटर हाफ ऑफ द 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी के अंत में ये इटली में ओरिजिनेटेड हुई। कौन सी रूप? सोनेट फॉर्म। ठीक है, इट इज ऑफ टू काइंड्स, ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा? द इटालियन सोनेट, द इंग्लिश सोनेट। इटालियन सोनेट को पेट्राचन सोनेट भी कहते हैं, पेट जो हमारे पोएट थे उनके नाम पर। और इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियर सोनेट भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे दोनों के नामों को। क्या? इटालियन सोनेट को क्या कहते हैं? पेट्राचन सोनेट, पोएट के नाम पर इनका नाम पड़ा है। और ये है इंग्लिश सोनेट। ठीक है, इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियर सोनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे। हाँ देखो, अब हम क्या करते हैं, इटालियन सोनेट को समझते हैं। ठीक है, इटालियन सोनेट क्या होता है? इटालियन सोनेट, सोनेट्स स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ द इंग्लिश सोनेट। इटालियन सोनेट का जो स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट, अलग होता है फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट के स्ट्रक्चर से, रूपरेखा से अलग होता है। ठीक है, जो इटालियन सोनेट की रूपरेखा होती है उससे अलग हो, सॉरी, इंग्लिश सोनेट की जो रूपरेखा होती है उससे इटालियन सोनेट का स्ट्रक्चर अलग होता है। एन इटालियन सोनेट हैज टू पार्ट, एक इटालियन सोनेट क्या रखता है? टू पार्ट्स रखता है। ध्यान रखेंगे कितने पार्ट होते हैं? टू। ठीक, कौन सा? एन ऑक्टेव, 8 लाइन। एक ऑक्टेव होता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑक्टेव होता है कितनी लाइन का? 8 लाइन का। 8 लाइन का एक ऑक्टेव होता है। एक सेस्टेट, एक क्या होता है? एक सेस्टेट होता है 6 लाइन का। 6 लाइन का एक सेस्टेट होता है। ठीक है, एक ऑक्टेव होता है, एक सेस्टेट होता है। अब समझेंगे। ऑक्टेव इज डिवाइडेड इनटू टू स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स। देखो, इसको हटा लेते हैं, थोड़ा सा दबा हुआ है डी रिकॉर्डर से। अब देखो समझते हैं। ठीक है, ऑक्टेव इज डिवाइडेड इनटू टू स्टेंजा। जो ऑक्टेव शब्द है ना, ये वाला, ये ऑक्टेव को कितने लाइन, कितने स्टेंजा में डिवाइडेड किया गया? 4 4 लाइन के टू स्टेंजास में डिवाइड किया जाता है ऑक्टेव को। ठीक है, 8 लाइन को दो भागों में बांट देते हैं, 4 4 लाइन में। ठीक है, सेस्टेट इज डिवाइडेड इनटू टू टरसेट, और सेस्टेट को भी टू टू टरसेट में डिवाइडेड कर देते हैं, 3 3 लाइन्स की, 3 3 लाइन की। ठीक है, तो इस तरह से 8, अच्छा 14, इस तरह से 14 लाइन हो जाती है। अब देखो इसका समझेंगे पैटर्न क्या होता है। मैंने आपके लिए ये डायग्राम तैयार किया हुआ है आपके समझने के लिए, बहुत ही अच्छे से मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। अब देखिए ये क्या 40 लाइन्स हैं, दिखाई दे रही हैं हमें। मान के चलिए पोएम की 40 लाइन्स हैं। ठीक है, 40 लाइन्स को दो भागों में डिवाइड किया है। एक ऑक्टेव हो गया ये, और दूसरा क्या है? ये सेस्टेट है। ऑक्टेव होता है 8 लाइन का, और सेस्टेट होता है 6 लाइन का। ऑक्टेव को दो दो पार्ट, दो स्टेंजाज में डिवाइडेड किया गया है। क्वाड्रेन, फर्स्ट क्वाड्रेन, ठीक है, और दूसरा क्वाड्रेन। ठीक है, क्वाड्रेन कितना होता है? 4 लाइन का, 4 लाइन का। इस तरह से 4 और 4 8 लाइनें हो गई। ऑक्टेव को दो भागों में बांट दिया, 8 लाइन हो गई। अब देखेंगे इधर सेस्टेट होता है 6 लाइन का, ये दिखाई दे रहा है। तो इसको भी टू पार्ट में डिवाइड किया, 3 3 लाइन की। तो इस तरह से 3 और 3 6 लाइन हो गई। और और इस तरह से हमारी कितनी लाइन हो गई? 14 लाइन हो गई। ठीक है, अब इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है, ए बी बी ए बी बी ए, इस तरह से होती है। देखो हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, हम आपको इसको राइमिंग स्कीम भी समझाएंगे। ये राइमिंग स्कीम पूछ लेता है आपके पेपर में। ठीक है,
इस तरह से लिख देगा ABB, अभी मैं बताऊंगी आपका पूरा पढ़ाने के बाद। ABBA, ABBA, CDE, इस तरह से इसकी। तो इटालियन सोनेट्स राइम स्कीम इज, ये है ABBA, CDE, ठीक है। अब देखो मैं आपको इटालियन सोनेट का एक एग्जांपल देती हूँ। आपने वन इज ब्लाइंडनेस पोएम तो पढ़ी होगी, उसी को समझाती हूँ, उसी के राइमिंग पैटर्न को आपको समझाती हूँ, राइम स्कीम उसी की समझाती हूँ। देखेंगे, देखो आपने ये तो पता ही है कि 14 लाइन होती है, तो आप इसमें काउंट करेंगे। देखो ऑन इज ब्लाइंडनेस पोएम है, ये इटालियन सोनेट है, इसकी देखो ये राइम स्कीम। देखो ABBA क्या है, देखो स्पेंट, बेंट, तो A और A, ठीक है। और वाइड और हाइड, ये दो की दिखाई दे रही है, तो ये हो गया B और B, और ये A हो गई और ये A हो गई, तो ABBA, ठीक है। इस तरह से 4 लाइन ये हो गई ऑक्टेव की। अब फिर देखो आगे चलते हैं, इस तरह से देखो प्रेजेंट A और प्रिवेंट A, ठीक है, ये A हो गई। अब ये चाइल्ड और डिनाइड, ये हो गई B और ये हो गई B, तो ABB ये हो गए। इस तरह से अब ये ऑक्टेव क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, देखो अब सेस्टेट देखते हैं। सेस्टेट होता है 6 लाइन का, ये 6 लाइन दिखाई दे रही है हमको। अब इनको 2 भागों में डिवाइड कर लो, 3 लाइन ये हो गई, 3 लाइन हो गई, तो क्या होगा, 3 CDCCDE, यही है ना इसका आगे पैटर्न। देखो कोई किसी से तुक मिल नहीं रही है, नीड, बेस्ट, स्टेट, ये अलग अलग है। इस तरह से CDE, इस तरह से ये हो जाती है, ठीक है। समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, हाँ चलो आगे चलते हैं, अब इंग्लिश सोनेट को समझते हैं, ठीक है। इंग्लिश सोनेट, इंग्लिश पोइट्स popularized a simple pattern of sonnet which is known as the English sonnet. इंग्लिश पोइट्स जो थे उन्होंने वो पॉपुलराइज किया, उन्होंने सिंपल पैटर्न ऑफ इंग्लिश ऑफ सोनेट, सोनेट के सिंपल पैटर्न को उन्होंने पॉपुलराइज किया, विच इज नोन, जो जाना जाता है, एज द इंग्लिश सोनेट। समझ में आया। अंग्रेजी जो पोएट थे, इंग्लिश पोएट जो थे, उन्होंने क्या किया, सोनेट के सिंपल पैटर्न को पॉपुलराइज किया, प्रसिद्ध किया, और उस पैटर्न को इंग्लिश पैटर्न के नाम से जाना जाता है। दिस पैटर्न इज कॉल्ड इंग्लिश सोनेट, यही पैटर्न क्या कहलाता है, इंग्लिश सोनेट कहलाता है। सर थॉमस वाट, हेनरी हॉम्बार्ड, अर्ल ऑफ शरे इंट्रोड्यूस्ड, आगे देखेंगे कौन कौन से ये पोएट हैं, देखेंगे। हाँ ठीक है, सर थॉमस वाट, हेनरी हॉम्बार्ड, अर्ल ऑफ सरे इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लैंड। इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड में फर्स्ट हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी के प्रथम हाफ टाइम में क्या किया, इंग्लैंड में इन्होंने सोनेट को, इंग्लिश सोनेट को इंट्रोड्यूस किया, प्रस्तुति की इसकी, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, ये चीजें पूछ सकता है कि इंग्लैंड में सर्वप्रथम किसने इंग्लिश सोनेट को पॉपुलराइज किया था, इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। आगे चलेंगे, 14 लाइन्स ऑफ इंग्लिश सोनेट आर डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्टरेंस ऑफ 4 लाइन्स। अब इसका पैटर्न समझेंगे। 4 लाइन्स जो होती है इंग्लिश सोनेट की, डिवाइडेड मीन्स बटी होती हैं 3 क्वार्टरेंस में ऑफ 4 लाइन, 4 लाइन के कितने, 3 क्वार्टरेन में, 3 क्वार्टरेन में बटी होती है। समझ में आया। एंड राइमिंग कपलेट ऑफ 2 लाइन, और एक कपलेट भी होता है कितनी लाइन का, 2 लाइन का, ठीक है। 2 लाइन का एक राइमिंग कपलेट होता है। मैंने इसकी भी राइमिंग पैटर्न आपके लिए बहुत अच्छे से डायग्राम तैयार किया है, देखो। ये मान के चलिए 14 लाइन्स हैं, ठीक है। तो एक क्वार्टरन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 1 2 3, ठीक, 3 हो गया। तो कितनी कितनी लाइन का, 4 लाइन्स, 4 लाइन्स, 4 लाइन, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 लाइन हो गई, ठीक है। 4 लाइन्स के, ये इंग्लिश पैटर्न है, वो क्या था,
इटालियन पैटर्न था। समझ में आया? पूछ लेता है ये। अब देखो इसकी जो राइमिंग स्कीम दिखाई दे रही है हमें, ए बी और उसकी क्या थी, ए बी बी ए सी डी, इस तरह इसकी अलग है। अब देखो ये समझ में आ गया। एक होता है कपलेट, टू लाइन का, जिसकी राइमिंग स्कीम होती है जी जी। अब देखो मैंने इसकी राइमिंग स्कीम के लिए भी एक उदाहरण दिया हुआ है। राइमिंग स्कीम ऑफ द इंग्लिश सोनेट इज ए बी सी डी ई एफ। ध्यान रखेंगे दोनों की पूछ, ये ऑप्शनल में पूछ सकता है। इंग्लिश सोनेट की राइमिंग स्कीम और इटालियन सोनेट की राइमिंग स्कीम आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपके लिए उदाहरण भी प्रस्तुत किया है ताकि आप समझ लें। आगे चलेंगे, इसका एग्जाम्पल देखें। हल्का सा फ्लैश मार गया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो चार चार लाइन गिन लेंगे। देखो पहले ये देखो 14 लाइन हमें दिखाई दे रही है। ये शेक्सपियर का सोनेट है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ द ट्रू माइंड्स। ठीक है, शेक्सपियर का इंग्लिश सोनेट है। तो देखो इसमें चार चार लाइनों को हम डिवाइड कर लेंगे। ये हो गई चार, ये हो गई चार, इस तरह से। आगे भी देखो इस तरह से चार चार करते चले जाएंगे। अब हम इसका आपको पैटर्न बताते हैं। आपको क्या बताया था, देखो माइंड, सॉरी ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। हम्म ये दिखाई दे रहा है हमें, माइंड, लव, फाइंड और मूव। देखो INDS लगी हुई है, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, फ्लैश लग गया है। और लव OVE, फाइंड्स तो ए हो गई, फिर से हटा के बताते हैं। ए हो गया, बी, ए और बी। समझ में आ रहा? देखो इसकी और इसकी सेम है, और इसकी और इसका राइम सेम है। आ रहा होगा समझ में? अब देखो इसी तरह से अगली चार लाइनों को देख लेंगे। देखो ए बी, ए बी, इस तरह से। सेम सेम दिख रहा है, इसी तरह से आगे भी हो जाता है। और अंतिम दो पंक्तियां जो होती हैं वो जी जी हो जाती हैं, वो उनकी सेम होती है, जी और जी। ये कपलेट होता है। दो लाइन को क्या कहते हैं, कपलेट। ये कपलेट है हमारा, ठीक है। आगे चलेंगे, आप समझेंगे। अब हम इसमें समझेंगे सेकंड फॉर्म, इलेजी। द इलेजी, इलेजी क्या होती है, देखो पढ़ेंगे इसको। एन इलेजी इज ए सॉन्ग ऑफ लैमेंट एंड मॉर्निंग ऑफ ऑन द डेथ ऑफ समवन डियर टू द पोएट। इलेजी क्या होती है, एक सॉन्ग होता है विलाप का। इन मॉर्न मीन्स भी विलाप ही होता है, डेथ मीन्स मृत्यु पर, समवन मीन्स किसी की, डियर मीन्स प्रिय होता है, द पोएट मीन्स कवि का। इलेजी एक मॉर्नफुल गीत होता है, एक विलाप वाला गीत होता है, जो किसी की डेथ पर लिखा जाता है, और वो व्यक्ति लिखने वाले का या पोएट का डियर होता है, प्रिय होता है। एन इलेजी इज ए पोएम ऑफ लेमेंटेशन। इलेजी क्या होती है, एक लेमेंटेशन, विलाप की कविता होती है। आगे समझेंगे, देखो। द वर्ड इलेजी originated from the Greek word elegia। इलेजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द इलेजिया से हुई है, विच मीन्स, जिसका अर्थ है टू लैमेंट या टू शोरोफुल, जिसका अर्थ है विलाप करना या शोरोफुल होना, दुखी होना। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। किसी की मृत्यु पर लिखी जाने वाली कविता को एलेजी कहते हैं, जो लिखने वाले का डियर होता है, प्रिय होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एलेजी। पूछ सकता है, हाउ मैनी टाइप्स आर देयर द एलेजी। एलेजी कितने प्रकार की होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलेजी, पता होना चाहिए। और तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलेजी, एलेजी दो प्रकार की होती है, पर्सनल एलेजी और पेस्टोरल एलेजी।
ठीक है। पर्सनल एलर्जी क्या होती है, नंबर 1। नंबर 2, पेस्टोरल एलर्जी क्या होती है, मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आगे देखेंगे। देखो, पर्सनल एलर्जी क्या होती है। इन ए पर्सनल एलर्जी द पोएट लैमेंट ऑन द डेथ ऑफ सम क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव। बहुत इजी भाषा में मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। पर्सनल एलर्जी वह होती है जिस पर पोएट क्या करता है, विलाप करता है किसी की मृत्यु पर, जो क्लोज होता है, या तो क्लोज फ्रेंड होता है या क्लोज रिलेटिव होता है। कोई नजदीकी मित्र या नजदीकी रिश्तेदार की मृत्यु पर पोएट क्या करता है, विलाप करता है पर्सनल एलर्जी में। ठीक है। अब पेस्टोरल एलर्जी क्या होती है। पेस्टोरल एलर्जी क्या करती है, द होल इमेजरी ऑफ द रूलर सीन इज ड्रॉ इन द पेस्टोरल एलर्जी। संपूर्ण जो इमेजरी होती है, कल्पना होती है, रूलर सीन, एक रूलर सीन की कल्पना इस ड्रॉ खींची जाती है इन द पेस्टोरल एलर्जी। पेस्टोरल एलर्जी में क्या होता है, एक रूरल एरियाज के सीन की इमेजिन करके रूरल एरियाज के सीन को ड्रॉ किया जाता है। और क्या होता है इसमें, मैं आपको देखेंगे पेस्टोरल एलर्जी में क्या होता है। द पोइट इज ए सफर्ड एंड मॉर्न्स ऑन द डेथ ऑफ द फेलो सफर्ड। देखो, पर्सनल एलर्जी तो समझ में आ गई होगी। उसका मित्र या क्लोज फ्रेंड या क्लोज रिलेटिव की डेथ पर पोएट विलाप करता है। और पेस्टोरल एलर्जी क्या होती है, एक रूरल एरिया का सीन लिया जाता है, इमेजिन किया जाता है, और पोएट क्या होता है, एक शेफर्ड होता है, एक गडरिया होता है, चरवाहा होता है, एंड मॉर्न्स और विलाप करता है ऑन द डेथ ऑफ द फेलो शेफर्ड। एक अपने मित्र शेफर्ड की डेथ पर वो क्या करता है, अपने एक चरवाहे मित्र या गडरिया मित्र की डेथ पर वो विलाप करता है। समझ में आ गया। मेरी मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ पोइट्स की मैंने यहाँ पर पेस्टोरल एलर्जी का उदाहरण दिया हुआ है, पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट एलर्जी है पेस्टोरल। द सम पोइट्स और उसकी एलर्जी क्या है, देखो देखो पूछ लेता है। लिस्टास, लिस्टास क्या है, कैसी एलर्जी है, लिस्टास क्या है, मिल्टन की पेस्टोरल एलर्जी है। ठीक है। इन ये बहुत इंपॉर्टेंट एलर्जी है इनकी। तो पीवी शैली की एडोनिल्स क्या है ये, पेस्टोरल एलर्जी है। मैथ्यू आर्नोल्ड की थार्सिस, थार्सिस ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट पेस्टोरल एलर्जी है। हम इनका नाम याद रखेंगे, ऑप्शनल में पूछ सकता है। अब आगे नेक्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट रूप पढ़ेंगे पोएट्री का, वो क्या है, द ओड। ओड क्या होता है देखेंगे। एन ओड इज ए लिरिक पोएम। इन दिस पोएटिक फॉर्म द पोएट प्रेजेस पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, इवेंट्स और आइडियाज। देखो समझेंगे बहुत अच्छे से। ओड क्या होता है, ओड रूप क्या होता है, एक लिरिक पोएम होती है। और इस पोएम में, इन दिस पोएटिक फॉर्म, इस पोएटिक फॉर्म में पोएट क्या करता है, प्रेजिस प्रशंसा करता है किसी पर्सन की, प्लेस की, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी घटना की, और किसी विचार की प्रशंसा करता है। ठीक है, आगे चलेंगे। देखो, the word ode has been taken from the Greek language, which means a song which song is sung in group and dance with it। देखो, आप समझना बहुत अच्छे से, ठीक है, आपको दोबारा समझने की जरूरत नहीं होगी। ओड वर्ड इज, ओड वर्ड, सॉरी, द वर्ड ओड हैज बीन टेकन, लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से। ध्यान रखेंगे कहाँ से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। विच मीन्स जिसका अर्थ होता है ए सॉन्ग, एक गीत। विच सॉन्ग एक गीत होता है, लेकिन वह गीत विच सॉन्ग कहाँ गाया जाता है, संग इन ग्रुप, किसमें गाया जाता है, ग्रुप में गाया जाता है। और डांस्ड विद इट, और इसके साथ डांस भी किया जाता है। क्लियर हुआ। आगे देखेंगे। अब ओड कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओड। ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है आपका। ठीक है। तो फर्स्ट होता है पिंडारिक ओड, सेकंड होता है हॉरेशन ओड, और थर्ड होता है इरेगुलर ओड। 3 टाइप्स के ओड होते हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे। सबसे पहले हम पिंडारिक ओड की चर्चा करेंगे। पिंडारिक ओड क्या होता है। द ग्रीक पोइट पिंडार, जो ग्रीक के पोइट थे पिंडार,
इंट्रोड्यूस दिस फॉर्म, उन्होंने ही इस फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया था ऑफ ओड, ओड की, ठीक है। इसी इन्हीं के नाम पर इसके पिंडारिक ओड नाम पड़ा था। दिस इज एन ओल्डेस्ट फॉर्म, ये सबसे पुरानी, ओल्डेस्ट में सबसे पुरानी फॉर्म है। इट्स स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर इज बोरोड, लिया गया है फ्रॉम मूवमेंट ऑफ द डांसर। डांसर होते हैं जो नाचने वाले होते हैं, मतलब मैंने अभी समझाया था क्या होता है ओड। ओड एक ग्रुप सॉन्ग होता है, ग्रुप में लोग इसको गाते हैं और इसके साथ साथ डांस किया जाता है। तो ओड का जो स्ट्रक्चर है, इट्स स्ट्रक्चर, ध्यान रखना इसको, बोरोड फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द डांसर, डांसर्स जो है नृत्यिका या नृतक जो हैं उनके घूमने, मूवमेंट, घूमने से लिया गया है। पिंडारिक ओड्स स्ट्रक्चर हैज थ्री पार्ट्स, पिंडारिक ओड के तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं ध्यान रखेंगे, ये पूछ सकता है आपसे। हाउ मैनी स्टेप्स या पार्ट ऑफ द पिंडारिक ओड, कितने होते हैं, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और एपोड। स्ट्रोफी क्या होता है देखो समझेंगे, ध्यान रखेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। स्ट्रोफी क्या होता है पिंडारिक कोड का, तो फर्स्ट स्टेंजा, अब फर्स्ट स्टेंजा में जो पोएट लिखता है ना वो स्ट्रोफी स्टेंजा कहलाता है, ठीक है। और उस स्टेंजा में क्या क्या एक्सप्लेनेशन होता है देखो, फर्स्ट स्टेंजा इज नोन एज स्ट्रोफी, पहला स्टेंजा स्ट्रोफी के रूप में जाना जाता है। इट हैज द मूवमेंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जो डांसर्स, नृतक राइट टू लेफ्ट घूम करके सीधे हाथ से टेढ़े हाथ की तरफ जाते हैं, इतने समय के मूवमेंट को उसने, पोइट ने क्या नाम दिया, स्ट्रोफी, स्ट्रोफी नाम से जाना जाता है उस स्टेंजा को, ठीक है। राइट टू लेफ्ट घूमने वाले मूवमेंट को, समय को, ठीक है। क्लियर हुआ, जैसे नाचने वाले देखे होंगे, नाचते हैं तो सीधे हाथ की तरफ, सीधे से टेढ़े की तरफ घूमते हैं, टेढ़े हाथ से सीधे हाथ की तरफ घूमते हैं या गोल गोल घूमते हैं। तो सीधे से लेकर टेढ़े मतलब राइट से लेकर लेफ्ट तक के घूमने की प्रक्रिया को उन्होंने स्ट्रोफी कहा। सेकंड है देखो एंटी स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी अब समझ लो, स्ट्रोफी का एंटी मतलब अब क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेंजा इज नोन एज एंटीस्ट्रॉफी, सेकंड स्टेंजा है वो क्या कहलाता है, एंटीस्ट्रॉफी कहलाता है। इट शोज द रिटर्न ऑफ डांसर फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, अब इसका ठीक उल्टा हो गया ये, ठीक है। इसका ठीक उल्टा हो गया ये, आगे चलेंगे। अब थ्री है हमारा एपोड, द थर्ड स्टेंजा इज नोन एज एपोड, थर्ड जो स्टेंजा है वो एपोड के रूप में जाना जाता है। इट शोज द मूवमेंट ऑफ डांसर इन द सर्कल, ये क्या शो करता है, मूवमेंट मीन्स गतिविधियां, डांसर्स मीन्स नर्तकों की, सर्कल, जब वो डांसर्स सर्कल में हो जाते हैं, गोल गोल हो जाते हैं, ग्रुप में ही तो गाया जाता है ये गीत, तो नाचा जाता है उसके साथ साथ, तो जब वो सर्कल में हो जाते हैं, घेरे में हो जाते हैं, उस गतिविधि को क्या कहा गया है, एपोड कहा गया, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट, बिना ड्यू रिकॉर्डर के ही देख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। द सेट ऑफ द थ्री स्टेंजा में बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ द टाइम्स इन ए पिंडारिक कोड, सेट ऑफ थ्री स्टेंजा, इन तीन स्टेंजा, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और एपोड, ध्यान रखेंगे ये क्या हो गया, सेट ऑफ थ्री स्टेंजा में भी रिपीटेड, इसे रिपीट किया जा सकता है एनी नंबर ऑफ टाइम, कई बार एक पोएम में इसको बार बार दोहराकर दोहराया जा सकता है, किसमें, पिंडारिक ओड में, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे आगे। हाँ, अभी हम वीआईपी के ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। इट हैज, इसको पढ़ेंगे, इट हैज ए ग्रांड थीम, इसकी ग्रांड थीम होती है,
ग्रांड पर्पस होता है, सबलाइम इसके करेक्टर होते हैं, विनम्र करेक्टर होते हैं सबलाइम का मतलब, लॉफ्टी इमेजिनेशन होती है, बहुत शानदार इसकी कल्पनाएं होती हैं, हाइपरबोलिक डिस्क्रिप्शन बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है, ऑफ वेपन मीन्स हथियारों का, बैटल मीन्स युद्धों का, विजिट ए स्ट्रॉन्ग लैंड जो एक स्ट्रॉन्ग लैंड पर जमीन पर जाते हुए, ठीक है, एंड अपीयरेंस ऑफ सुपर नेचुरल पावर और एक सुपर नेचुरल पावर्स की अपीयरेंस का वर्णन किया जाता है। समझ में आया किस किस का वर्णन होता है? आगे चलेंगे। टाइप्स ऑफ एपिक, एपिक के टाइप्स क्या क्या होते हैं? नंबर एक फॉल्क एपिक होता है, नंबर दो लिटरेरी एपिक होता है। ठीक है, तो पूछ सकता है ये कितने टाइप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स? तो टू टाइप्स होते हैं, वन टू, लिटरेरी और फॉल्क। पहले समझेंगे फॉल्क एपिक क्या होता है। फॉल्क एपिक, फॉल्क एपिक एन ओल्ड फॉर्म ऑफ पोएम। फॉल्क एपिक जो होते हैं वो ओल्ड फॉर्म है, पुरानी फॉर्म है ऑफ पोएम, पोएम की, दैट वाज ओरिजिनली टोल्ड, जिसको ओरिजिनली टोल्ड इन ओरल फॉर्म, जिसको ओरल फॉर्म में ओरिजिनेटेड किया गया था, मतलब इनको ओरली बोला जाता था इस टाइप की एपिक को, फोल्क एपिक को। फोल्क वैसे कह लीजिए झूठी कहानियां, देखा होगा दादी बाबा घर में होते थे तो लंबी लंबी एपिक कहानियां सुनाया करते थे, जो इमेजिनेटिव होती थी, फोल्क होती थी, झूठी कहानियां होती थी। ठीक है, ओवर टाइम authors tried to preserve them by writing down in hard copies। फिर ओवर टाइम होने के बाद ऑथर्स ने इनको सुरक्षित रखने के लिए, ट्राइड मीन्स कोशिश की, प्रिजर्व मीन्स सुरक्षित रखने की, देम मीन्स इनको, बाय राइटिंग मीन्स राइटिंग डाउन मीन्स लिखकर, इन हार्ड कॉपीज, हार्ड कॉपीज पर लिखकर इनको सुरक्षित रखा या रखने की कोशिश की। अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट। दूसरा क्या है? लिटरेरी एपिक। सेकंड, लिटरेरी एपिक इज यूजुअली नोन एज आर्ट एपिक। ठीक है, तो लिटरेरी एपिक क्या कहलाता है? आर्ट एपिक कहलाता है। इट इज एन एपिक, यह एक एपिक होता है विच इंटीमेट्स द कन्वेंशन ऑफ द फोल्क एपिक। ये फोल्क एपिक का बिल्कुल क्या होता है? अपोजिट होता है। इट एब्सोल्युटली अपोजिट टू द फोल्क एपिक, ये फोल्क एपिक का बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। हाँ, अब हम ये नेक्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे, द बैलेट। ये कौन सी फॉर्म है हमारी? फिफ्थ, पांचवी। ठीक है, तो बैलेट क्या होता है इसको समझेंगे। द बैलेट होता है, द बैलेट, आगे द लिटरेरी मीनिंग ऑफ ए बैलेट, लिटरेरी मीनिंग ऑफ द बैलेट इज ए डांस सॉन्ग। ध्यान रखेंगे, व्हाट इज द बैलेट? बैलेट इज ए डांस सॉन्ग। ठीक है, ए बैलेट बाज सॉन्ग, बैलेट एक ऐसा गीत है और एक कलेक्शन ऑफ सॉन्ग, और गीतों का कलेक्शन होता है, विच वाज संग जो गाया जाता था, बाई वांडरिंग सिंगर, घूमने वाले सिंगर्स के द्वारा गाया जाता था, जो क्या करते थे? फ्रॉम विलेज टू विलेज, जो गांव गांव जाकर घूम घूम कर उन गीतों को गाते थे, आर्म्स कमाने के लिए, देयर लिविंग अपनी जीविका, एंड इंटरटेनिंग विलेजर्स और गांव वालों को मनोरंजन, गांव वालों का मनोरंजन करते थे। क्लियर हुआ? बैलेट समझ में आ गया क्या होता है? एक डांस सॉन्ग होता है और एक गीतों का कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग होता है, जो ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते थे जो गांव गांव जाकर घूम घूम कर गीत गा करके अपनी जीविका कमाते थे और गांव वालों का मनोरंजन करते थे। तो आपने वो देखा होगा, आप तो नहीं ऐसा रहा, गांव में आप बिलोंग करते होंगे तो शायद जानते होंगे, पहले भाट भाट नहीं आया करते थे गांव में, तो गांव गांव जाते थे, आज इस गांव में कैंप लगाए 2 दिन, अगले टाइम में अगले दिन, तो वो क्या करते थे?
गाते थे और गा करके अपनी अर्निंग करते थे, जीविका कमाते थे, ठीक है? और गाँव वालों का मनोरंजन करते थे। नेक्स्ट चलेंगे आगे। हुँ, बैलेड्स वर इम्पर्सनल, ये थोड़ा कट गया है, इन नेचर, नेचर होगा यहाँ, ठीक है? बैलेड्स सॉरी, बैलेड्स वर इम्पर्सनल इन नेचर, आगे नेचर होगा, ठीक है? ध्यान देंगे थोड़ा-सा। तो बैलेड जो होते थे स्वभाव से, नेचर से कैसे होते थे? इम्पर्सनल होते थे। व्यक्तिगत किसी की बात नहीं कही जाती थी उन गीतों में, इम्पर्सनल होते थे। देयर सब्जेक्ट्स, इनका विषय वर, इनके सब्जेक्ट्स ऐसा आएगा यहाँ, सब्जेक्ट्स वर इमेमोरेबल इंसिडेंट, ये मेमोरेबल सॉरी इमेमोरेबल, मेमोरेबल इंसिडेंट हो, समझ में आया? इनकी जो विषय होता था गीतों का, एक यादगारी घटनाएं होती थी, लाइक लव अफेयर्स, जैसे प्यार प्रसंग की कहानियां, एडवेंचर उपलब्धियों की कहानी, बार युद्धों की कहानियां, ये सब क्या होती थी? इनकी मेमोरेबल इंसिडेंट होती थी। आगे, ए बैलेड इज ए सिंपल पोएम सेट टू ए टोन, और बैलेड क्या होती है? एक सिंपल पोएम होती है जो एक टोन पर क्या होती है? टोन पर सेट होती है, टोन के आधार पर टोन में गाई जाती है। आगे पढ़ेंगे समझेंगे। टाइप्स ऑफ बैलेड, बैलेड के टाइप्स क्या होते हैं देखेंगे। ट्रेडिशनल बैलेड और लिटरेरी बैलेड और मॉडर्न बैलेड, ठीक है? तीन होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है? थ्री बैलेड होते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पढ़ेंगे, सबसे पहले हम ट्रेडिशनल बैलेड को पढ़ेंगे, फर्स्ट को, ठीक है? ट्रेडिशनल बैलेड इसको कहते हैं, फोल्क बैलेड भी कहते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट है इसमें, इट इज ए काइंड ऑफ बैलेड विच वाज डेवलप्ड बाय एनोनिमस पोएट्स इन एंशिएंट टाइम। बैलेड एक काइंड ऑफ, इट इज ए काइंड ऑफ बैलेड, ये एक प्रकार की बैलेड होती है, विच वाज डेवलप्ड, जिसका विकास हुआ, बाय एनोनिमस पोएट, जाने माने पोएट्स के द्वारा, एंशियंट टाइम में इनका विकास हुआ। किनका? ट्रेडिशनल, ट्रेडिशन का मतलब जानते हो? परंपरागत। अब आगे चलेंगे। ट्रेडिशन, हाँ, और नेक्स्ट कर लेते हैं। ट्रेडिशनल बैलेड वर ओरल, और ट्रेडिशनल बैलेड जो होते थे ओरल होते थे। ओरल का मतलब समझते हो? मौखिक। The traditional ballads were popular in England and Scotland in the 15th century. ठीक है? ट्रेडिशनल बैलेड्स जो थे पॉपुलर हुए थे इंग्लैंड में और स्कॉटलैंड में इन 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी में। नेक्स्ट चलेंगे, लिटरेरी बैलेड को पढ़ेंगे। द लिटरेरी बैलेड्स, इनको कहते हैं लिरिकल बैलेड भी कहते हैं, लिरिकल बैलेड भी कहते हैं। तो the author of the author of the literary ballad is well known personality। लिटरेरी बैलेड के जो ऑथर्स होते थे वो वेल नोन पर्सनालिटी होती थी, उनकी बहुत जाना माना व्यक्तित्व होता था उनका। नेक्स्ट आगे चलेंगे। द लिटरेरी बैलेड वर बीकेम पॉपुलर इन द 18th and 19th सेंचुरी। लिटरेरी बैलेड कब पॉपुलर हुई थी? 18th और 19th सेंचुरी में, ध्यान रखेंगे इनको दोनों डेट्स को, ठीक है? वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज रोट दिस टाइप ऑफ बैलेड, दोनों को नामों को ध्यान रखेंगे। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने क्या किया था? इस टाइप की बैलेड्स को क्या किया था? लिखा था। नेक्स्ट चलेंगे। अब पढ़ेंगे मॉडर्न बैलेड। मॉडर्न बैलेड क्या है? विच पोएम्स हैव द म्यूजिकल टच, जो पोएम्स म्यूजिकल टच रखती हैं, कंपोज्ड इन म्यूजिकल टच, और म्यूजिकल टच में लिखी जाती हैं, आर गिव
जिन्हें आर गिवन, गिवन होना चाहिए, द नेम बैलेड, जिन्हें बैलेड नाम दिया गया, जिन्हें मॉडर्न बैलेड या मॉडर्न शब्द और लगेगा, मॉडर्न बैलेड नाम दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे आगे, अगला अगला फॉर्म पढ़ेंगे द लिरिक। लिरिक क्या होता है समझेंगे। हाँ समझेंगे, द लिरिक, लिरिक क्या होता है। नेक्स्ट आगे कर लेते हैं। द वर्ड लिरिक हैज बीन derived from the Greek word lyre, लायरे। तो लिरिक शब्द जो है ड्राइव्ड मीन्स लिया गया है ग्रीक वर्ड लायरे से। लायरे ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखेंगे। ग्रीक का शब्द है लायरे, वहां से लिया गया है ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और लायरे क्या होता है, ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। लिरिक शब्द कहाँ से लिया गया, ग्रीक वर्ड लायरे से लिया गया है। और लायरे क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ओरिजिनली लिरिक बाद ए सॉन्ग, लिरिक एक सॉन्ग होता है। इन ग्रीक, ग्रीक का एक सॉन्ग होता था विच वाज संग, जो गाया गया जाता था और प्लेड खेला जाता था अपॉन ए स्मॉल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक छोटे से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यंत्र पर गाया जाता था कार्ड लायरे, जिसे हम लायरे कहते हैं। समझ में आया। लिरिक शब्द एक लायरे शब्द से लिया गया है। और लायरे क्या होता था, एक इंस्ट्रूमेंट होता था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जिस तरह से हमारी जो सरस्वती मैया है ना, उनके हाथ में बीड़ा है, बीड़ा के ही जैसा एक यंत्र होता था लायरे। उस पर जो गीत गाया जाता था उसको चलाया जाता था, प्लेड किया जाता था उसी इंस्ट्रूमेंट पर। तो तब वो गीत गाया जाता था, उसे लिरिक कहा गया। ठीक है, समझ लो इसको डेफिनेशन को भी। डेफिनेशन, द लिरिक इज ए शॉर्ट subjective poem which express the poet's strong emotions। लिरिक जो क्या होता है, एक शॉर्ट सब्जेक्टिव पोएम होती है विच एक्सप्रेसेस, जो एक्सप्रेस करती है पोएट्स स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पोएट के स्ट्रॉन्ग भावनाओं को व्यक्त करता है। इट में बी इन फॉर्म ऑफ सॉन्ग, ये सॉन्ग के फॉर्म में भी हो सकता है, लिरिक ओड के रूप में भी फॉर्म में भी हो सकता है, सोनेट के फॉर्म में भी हो सकता है, और ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे। सर सर थॉमस वाट इंट्रोड्यूस लिरिक इन इंग्लैंड। नाम ध्यान रखेंगे, सर थॉमस वाट ने इंग्लैंड में लायरे शब्द को, लिरिक को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट चलेंगे आगे, इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिरिक। टाइप्स ऑफ लिरिक, लिरिक के टाइप्स कितने होते हैं। इट मे बी टू टाइप्स, ये दो प्रकार के हो सकते हैं, पर्सनल लिरिक्स और इम्पर्सनल लिरिक्स, व्यक्तिगत लिरिक और अव्यक्तिगत लिरिक। आगे चलेंगे नेक्स्ट। अब पर्सनल लिरिक क्या होते हैं। पर्सनल लिरिक, इन पर्सनल लिरिक पोएट shows his own feelings, emotions और imaginations through the lyric। बहुत इजी छोटी सी भाषा बना दी है मैंने। पर्सनल लिरिक में क्या होता है, पोएट्स अपनी फीलिंग्स को, भावनाओं को, ठीक है, और इमोशंस को और इमेजिनेशंस को, कल्पनाओं को थ्रू द लिरिक, लिरिक के द्वारा व्यक्त करता है। पर्सन अपनी स्वयं की फीलिंग्स को, उसके अंदर क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या कल्पनाएं हैं उसके अंदर जो आ रहे हैं, क्या फीलिंग्स आ रही हैं, क्या कल्पना कर रहा है वो उस गीत के द्वारा, लिरिक के द्वारा वो कहता था, बोलता था। ठीक है, वो पर्सनल लिरिक कहलाए। नेक्स्ट इम्पर्सनल लिरिक। इम्पर्सनल लिरिक क्या होते हैं, इट इज द
इट इज रिटन फॉर सोशल ओकेशन। ये किस पर लिखे जाते हैं? सोशल ओकेशन, किसी सामाजिक अवसर पर लिखे जाने वाले लिरिक होते थे। लाइक जैसे फेस्टिवल हो, मैरिज एक्सेट्रा। ठीक है, कोई मैरिज हो, फेस्टिवल हो और कोई सोशल ओकेशन पर लिखे जाने वाले लिरिक्स को क्या कहते हैं? इम्पर्सनल लिरिक कहा जाता है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे द ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। देखो क्या होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए शॉर्ट ऑफ ड्रामेटिक स्पीच। समझना बहुत अच्छे से। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक शॉर्ट स्पीच होता है इन फॉर्म ऑफ पोएटिक लिरिक। पोएट्रिक पोएटिक लिरिक के रूप में एक क्या होता है? एक ड्रामेटिक स्पीच होता है, एक छोटा सा। समझ में आया इतनी सी बात? टू बी स्पोकन जो बोला जाता है बाई समवन किसी के द्वारा, इन द प्रेजेंस ऑफ लिसनर किसी सुनने वाले की उपस्थिति में किसी एक व्यक्ति के द्वारा बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? और इट में बी प्रेजेंटेड ऑन द स्टेज, और ये स्टेज पर भी हो सकता है। स्पीकर स्पीकर यूजुअली हीरो, स्पीकर हीरो हो सकता है। नरेट्स बट नहीं, स्पीकर यूजुअली हीरो। स्पीकर जो होता था, बोलने वाला जो होता है वो क्या होता है? नरेट्स बट हीरो होता है, वो नरेट्स एन इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ हिज लाइफ। वो क्या करता है? अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटना को का वर्णन करता है। क्लियर हुआ? स्पीकर प्राय कौन होता है? कि हीरो होता है जो अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करता है। ही एड्रेस हिज स्पीच टू द लिस्टर। वह क्या करता है? लिसनर को ही अपने स्पीच से संबोधित करता है। हु नेवर स्पीक्स, जो कभी नहीं बोलता। बट स्पीक्स स्पीकर इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, लेकिन बोलने वाला कंटिन्यूअस बोलता रहता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग समझ में आया? एक शॉर्ट टाइप ऑफ स्पीच होता है जो पोएटिक फॉर्म में होता है। एक स्पीकर होता है, एक लिसनर होता है। स्पीकर बोलता रहता है, लिसनर ओनली सुनता है, वो अपनी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करता है। ये क्रिया स्टेज पर भी हो सकती है। स्टेज पर भी होती है तो केवल लिसनर सुनता है और स्पीकर बोलता ही रहता है। ठीक है, तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग समझ में आया होगा क्या होता है। द इवेंट इज नरेटेड विद वार्म पैशन एंड इंस्पायर्ड थॉट्स। और जो घटना जो होती है वो वार्म पैशन के साथ और इंस्पायर्ड थॉट्स के साथ वर्णन किया जाता है। बहुत ही अच्छी पैशंस के साथ, वार्म, एक जिज्ञासु, अंदर से पैशन भरी हुई है। और इंस्पायर का मतलब प्रेरणादायक थॉट्स के द्वारा वर्णन किया जाता है उन घटनाओं का। जैसे नहीं हम किसी नाटक को प्ले करते हैं तो बहुत ही ऐसा लगता है रियली में प्रेरणादायक शब्दों के साथ उस चीज को कहा जाता है। आगे चलेंगे। Victorian age, the two most popular poets, Tennyson and Robert Browning, introduced this new form of poetry. विक्टोरियन एज में टू मोस्ट पॉपुलर पोएट्स हुए, कौन कौन से? टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग हुए। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था दिस न्यू फॉर्म ऑफ पोएट्री, इस पोएट्री की न्यू फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया था, इन्हीं को इसका श्रेय जाता है। आगे चलेंगे। टाइप्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग के टाइप्स पढ़ेंगे। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग के थ्री टाइप्स होते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, हाँ देखो, फर्स्ट होता है, क्या होता है? रोमांटिक मोनोलॉग होता है, कन्वर्सेशनल मोनोलॉग होता है, फिलोसॉफिकल मोनोलॉग होता है। तो रोमांटिक मोनोलॉग क्या होते हैं, इनको हम समझेंगे पहले।
रोमांटिक मोनोलॉग, जैसा कि हमें टाइटल से समझ में आ रहा है कि रोमांटिक रोमांटिक चीजों से संबंधित होता है, रोमांटिक पोएम होती होंगी। रोमांटिक मोनोलॉग्स आर पोएम्स वेयर ए कैरेक्टर स्पीक्स अबाउट ए रोमांटिक रिलेशनशिप। रोमांटिक मोनोलॉग्स वो पोएम होती थी जहां पर कैरेक्टर्स रोमांटिक रोमांटिक संबंधों के बारे में बोलते हैं, आइदर पास्ट की हो, करंट की हो या डिजायर्ड हो। चाहे वो पास्ट की होती हो रोमांटिक रिलेशनशिप, या करंट की होती हो, या उसकी इच्छात्मक होती हो। ठीक है। एंथोनी हेच्स डिलेमा। एंथोनी हेच्स का क्या है ये डिलेमा, क्या है, एक रोमांटिक मोनोलॉग है। ठीक है, आगे चलेंगे। बी है हमारा, या सेकंड है कन्वर्सेशनल मोनोलॉग। जैसा कि हमें टाइटल से समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है टाइटल से, कि कन्वर्सेशनल मोनोलॉग। तो कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत करना। कन्वर्सेशनल मोनोलॉग आर पोएम्स वेयर द ड्रामेटिक मोनोलॉग is presented by the speaker as if it is a part of the conversation। ठीक है, कन्वर्सेशन मोनोलॉग वो पोएम होती हैं जहां पर ड्रामेटिक मोनोलॉग को इस तरह से प्रेजेंटेड किया जाता है स्पीकर के द्वारा, बाय स्पीकर के द्वारा, एज इफ मानो कि इट इज ए पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन, जैसे कि ये क्या है, कन्वर्सेशन का भाग है, बातचीत की जा रही है। ठीक है। सैमुअल सैमुअल टेलर कॉलरिज का है हमारा कन्वर्सेशन मोनोलॉग द एक्सप्लेन हार। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। अब नेक्स्ट फिलोसॉफिकल मोनोलॉग। फिलोसॉफिकल मोनोलॉग क्या होता है? फिलोसॉफिकल मोनोलॉग आर पोएम्स वेयर द कैरेक्टर्स एप्लीकेट्स देयर पर्सनल फिलॉसफी और थ्योरीज अबाउट द वर्ल्ड। अब फिलोसॉफिकल होता है दर्शन शास्त्र। ठीक है, फिलॉसफी दार्शनिक मोनोलॉग। ठीक है, तो फिलोसॉफिकल मोनोलॉग वो पोएम होती है जहां पर कैरेक्टर्स क्या करते हैं, संसार के बारे में, अबाउट मीन्स बारे में, वर्ल्ड मीन्स संसार, थ्योरी मीन्स अपनी थ्योरी और अपना अपने दर्शन शास्त्र के बारे में अपने पर्सनल एटीट्यूड को व्यक्त करते हैं। ठीक है, और तो विलियम वर्ड्सवर्थ का है ये, विलियम वर्ड्सवर्थ का है फिलोसॉफिकल मोनोलॉग टिंटन अवे, टिंटन एले। ठीक है, आगे नेक्स्ट है हमारा एट्थ, आठवां, एलिगोरी। एलिगोरी क्या होता है हम इसको समझेंगे। एन एलिगोरी इज ए स्टोरी रिटन इन ए स्टोरी। ठीक है, एलिगोरी एक स्टोरी होती है विद इन ए स्टोरी, स्टोरी के साथ एक स्टोरी होती है, कहानी के साथ एक कहानी होती है। इट हैज ए सरफेस स्टोरी, जो एक सरफेस स्टोरी भी रखती है, एंड ए अनदर स्टोरी हिडन अंडरनीथ, और एक दूसरी स्टोरी इसके हिडन छुपी होती है, अंडरनीथ मीन्स इसके नीचे, इसके अंदर स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी छिपी होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए द सरफेस स्टोरी माइट बी अबाउट टू नेबर्स। सरफेस स्टोरी जैसे हो सकती है दो पड़ोसियों की हो सकती है, जो थ्रोइंग एट ईच अदर्स होम्स, जो क्या करते हैं एक दूसरे के घरों पर पत्थर फेंकते हैं। बट द हिडन स्टोरी वुड बी अबाउट द वार बिटवीन कंट्रीज, और जो हिडन स्टोरी है वो वुड भी हो सकती है इसके अबाउट वार बिटवीन, दो देशों के बीच में युद्ध के बारे में हो सकती है। तो allegory is a literary device used to express large complex ideas in an approachable manner। एलिगोरी क्या होती है? एक लिटरेरी डिवाइस होती है
यूज्ड जिसका प्रयोग किया जाता है, एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करने के लिए, लार्ज बड़े, कॉम्प्लेक्स जटिल आइडियाज को इन्हें अप्रोचेबल मैनर, एक अप्रोचेबल, एक पहुंच वाले, समझ वाले मैनर में कॉम्प्लेक्स और लार्ज आइडियाज को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। द वर्ड एलिगोरी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एलिगोरिया मीनिंग स्पीक स्पीकिंग टू एम्प्टी समथिंग एल्स। ठीक है, तो जो वर्ड एलिगोरी है वो कहाँ से लिया गया है, आया है, कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एलिगोरिया से आया है, जिसका मीनिंग है स्पीकिंग, बोलना, टू एम्प्टी, कुछ खाली हो, समथिंग एल्स, किसी खालीपन के लिए बोलना, बोला जाता है। एलिगोरी इज ए सिंपल स्टोरी, एक साधारण स्टोरी होती है, दैट रिप्रेजेंट्स, प्रस्तुत करती है, एक लार्जर पॉइंट, एक बड़ा पॉइंट प्रस्तुत करती है, अबाउट सोसाइटी, समाज के बारे में, और ह्यूमन नेचर, और मानव नेचर के बारे में एक नया विचार, एक लार्ज विचार पॉइंट प्रस्तुत करती है। आगे चलेंगे। टाइप्स ऑफ एलिगोरी। टाइप्स ऑफ एलिगोरी, टाइप्स कितने होते हैं? फर्स्ट बिब्लिकल एलिगोरी, सेकंड क्लासिकल एलिगोरी, और थर्ड मॉडर्न एलिगोरी। अब समझेंगे बिब्लिकल एलिगोरी क्या होती है। बिब्लिकल एलिगोरी क्या होती है समझेंगे। बिब्लिकल एलिगोरी इनवोक्स themes from the Bible and often explore the struggle between good and evil. Biblical allegory invokes का मतलब होता है मांगना, मांग करना या प्रार्थना करना। थीम्स मीन्स उद्देश्यों की, फ्रॉम द बाइबल। बिब्लिकल एलिगोरी बाइबल से ही अपने थीम्स को इन्वोक्स करती है, लेती है, मांगती है। एंड ऑफन, प्राय, एक्सप्लोर का मतलब होता है अन्वेषण करना या खोज करना। द स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल, अच्छाई और बुराई के बीच में जो स्ट्रगल होता है उसका शोध करती है। ठीक है, उसका खोज करती है उसकी। क्लासिकल एलिगोरी क्या होता है? क्लासिकल एलिगोरी, in the classical form of the allegory, poets represents the things which are imagined, not seen. In the classical form of allegory, इनमें इसमें क्लासिकल फॉर्म में ऑफ द एलिगोरी, पोएट्स रिप्रेजेंट, पोएट प्रस्तुत करते हैं, द थिंग्स, उन चीजों को, विच आर इमेजिन्ड, जिनकी कल्पना की जाती है, नॉट सीन, जिन्हें देखा नहीं गया है। क्लासिकल एलिगोरी जो फॉर्म है वो इस प्रकार की होती थी कि इस प्रकार की फॉर्म में क्या करते थे, उन चीजों को प्रस्तुत करता था पोएट, जिन चीजों की केवल कल्पना की गई है, जिनको रियली में कभी देखा नहीं गया है। मॉडर्न एलिगरी को पढ़ेंगे कि मॉडर्न एलिगरी क्या होती है। मॉडर्न एलिगरीज स्टोरीज ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, डेपिक्ट ह्यूमन थ्योरीज, मॉडर्न थ्योरी थीम्स, सॉरी। मॉडर्न एलिगरीज स्टोरीज होती हैं, कहानियां, वो किसकी होती हैं? एनिमल्स की होती हैं, बर्ड्स, पक्षियों की होती हैं, जो डेपिक्ट करती हैं, चित्र बनाती हैं, चित्र खींचती हैं, ह्यूमन थीम्स की और मॉडर्न थीम्स की, जो चित्र खींचती हैं, मतलब जो स्टोरीज जो होती हैं वो एनिमल्स की होती हैं और वर्ड्स की होती हैं, लेकिन उनकी जो थीम होती है वो मॉडर्न थीम होती है और ह्यूमन थीम होती है, मतलब एनिमल्स और बर्ड्स पर आधारित स्टोरीज होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ह्यूमन से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारी मॉडर्न एलिगरी हो जाती है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, लास्ट फॉर्म है हमारी द फ्री वर्स। फ्री वर्स क्या होती है इनको समझेंगे। ए फ्री वर्स दैट हैज नो रेगुलरिटी ऑफ मीटर। जैसा कि हमें टाइटल से समझ में आ रहा है कि फ्री वर्स मतलब फ्री, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है इसके लिए।
तो देखेंगे, देखो, फ्री वर्स, ए फ्री वर्स पंक्ति दैट हैज रखती है नो रेगुलरिटी, कोई रेगुलरिटी नहीं होती ऑफ मीटर, मीटर की, मतलब कोई बड़ी कोई छोटी, कोई लाइन बड़ी कोई छोटी, कोई उसका पैरामीटर नहीं होता, कोई मीटर नहीं होता, राइम नहीं होती उसमें, राइम मतलब तुक नहीं होती, लेंथ ऑफ लाइन इज कॉल्ड फ्री वर्स, ठीक है। लेंथ ऑफ लाइन, लाइन की लेंथ की राइम और रेगुलरिटी ऑफ मीटर नहीं होता उसमें, कोई लाइन छोटी कोई लाइन बड़ी होती है, उसमें कोई तुक नहीं होता, जिस तरह से और पोएम्स होती है उसमें तुक होती है, राइम होती है, उस तरह से इसमें नहीं होता, ये फ्री होती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इट इज रिदमिक प्रोज, एक इसको एक रिदमिक प्रोज कहते हैं, अरेंज्ड होती है वो एज ए इर्रेगुलर वर्स, ठीक है, इसे एक लयबद्ध प्रोज कहेंगे जो एक इर्रेगुलर पंक्ति के रूप में अरेंज होती है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, फ्री वर्स हैज इट्स ओरिजिन इन कंटेम्परेरी पोएट्री, फ्री वर्स जो है इसकी ओरिजिन हुई थी, उत्पत्ति हुई थी कंटेम्परेरी पोएट्री से, समकालीन पोएट्री से इसकी उत्पत्ति हुई थी, इसका कुछ भाग जो है समकालीन पोएट्री से लिया गया था। वॉल्ट व्हाइटमैन इज नोन एज द फादर ऑफ द फ्री वर्स इन इंग्लिश पोएट्री, इंग्लिश पोएट्री में फ्री वर्स के फादर के रूप में जाने जाते हैं, कौन? वाल्ट व्हाइटमैन। फिर समझेंगे वाल्ट व्हाइटमैन, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। वाल्ट व्हाइटमैन नोन एज द फादर ऑफ द फ्री वर्स इन इंग्लिश पोएट्री, अंग्रेजी इंग्लिश पोएट्री में फ्री वर्स के फादर के रूप में कौन जाने जाते हैं? वाल्ट व्हाइटमैन। ये दिखाई दे रहे हैं हमें, कौन जाने जाते हैं? फादर, ठीक है, किसके? फ्री वर्स के, किसमें? इंग्लिश पोएट्री में। सच पोएम्स आर विदाउट रिदम्स एंड राइम स्कीम, इस प्रकार की जो पोएम होती हैं वो बिना रिदम के होती हैं, बिना लयबद्धता के होती हैं, एंड विदाउट राइम स्कीम, और बिना किसी तुकबंदी नियम के होती हैं। इस तरह से ये हमारी क्या हो जाती है? फ्री वर्स कंप्लीट हो जाती है। इस प्रकार हमारी ये यूनिट फर्स्ट क्लियर हो जाती है, और आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे यूनिट सेकंड के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।